Hello, dear aspirants. So, this topic system of linear equations is pretty important for our exam point of view. Direct questions in every year you will have in your exam, be it CSE, be it forest services. Indirectly, क्या पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस इस टॉपिक के बिना अधूरा है. ठीक है, बात समझ गए? इस टॉपिक के बिना पूरा लीनियर अलजेब्रा अधूरा है. हर चैप्टर, हर सब टॉपिक में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की महत्ता है, इंपॉर्टेंस है. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं. ठीक है, सो हाउ वी कैन मैनेज दोस विद द मोर इफेक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं है. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप शॉर्टकट्स, फॉर्मूले, ये सब में माहिर होंगे. लेकिन मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस कॉन्सेप्ट टॉक को अगर आपने पेशेंस के साथ अटेंड कर लिया तो आपके सारे जो स्टीरियोटाइप्स है ना, पूर्वाभास, एक साइड हो जाएंगे अपने आप. बाकी श्रद्धा आपकी है. तो आज हम करने वाले हैं, बहुत आराम से करेंगे और पूरे टॉपिक को आज के क्लास में ही समराइज कर देंगे. किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, क्यों एक्लन फॉर्म पढ़ना होता है, लाइक दैट. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक, we can represent this by ax equals to b. We will explore completely. I guess मैसेज कन्वे हो गया होगा कि हम करने वाले क्या हैं यहां पर. ओके, स्टार्ट करें. चलिए, देखो बेटा, होता क्या है, अगर आपको बचपन में ये चीज याद हो, ध्यान से देखना. मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, 2x माइनस बाई इक्वल्स 1, x प्लस बाई इक्वल्स 2. बचपन में आप इन आप कहेंगे सर क्या मजाक से आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपको वृद्ध बना के, एक मैच्योर पर्सन बना के छोड़ूंगा आज के कॉन्सेप्ट टॉक में. और यही ब्यूटी है सिस्टमैटिक लर्निंग की. ठीक है, तो सपोज दैट आपको ये दो इक्वेशंस दिया गया और आपको एक टारगेट दिया गया, सॉल्व दीज इक्वेशंस. ओके, या फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक, आप क्या करते थे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करने, लाइक दैट. ये जो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्या x को कभी एक्स स्क्वायर कर दिया या x को कभी एलिफेंट कर दिया? x y से तो छेड़छाड़ नहीं करते थे, केवल कोफिशिएंट्स ऑब्जर्व करते थे और RHS में जो लिखा है उसको ऑब्जर्व करते थे. राइट और नॉट? तो आप क्या कीजिए, बजाय इसको आप इसको एक फॉर्म में लिख लीजिए. ध्यान से देखना, ये तो बच्चा वाला काम आप करते रहते थे. अब थोड़ा बड़ा हो जाइए, और बड़े इतने भी नहीं कि एकदम से रट्टा लगाने लगे चीजों को. थोड़ा छोटा रहिए. देखिए ध्यान से, अगर मैं इस सिस्टम को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, आई कैन राइट द अबव टू इक्वेशंस लाइक दिस और नॉट. बोले, ये दोनों इक्वेशंस ही तो लिखे हैं. इसको मैं ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिख सकता हूं. तो दिस इज a, दिस इज x, दिस इज b. राइट और नॉट? अब आप क्या करते थे, कोएफिशिएंट्स और RHS को ध्यान में रखते हुए पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे. तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्या करो ना दोस्त, एक मैट्रिक्स लिख लो जहां a ऑगमेंटेड b, मतलब ऑगमेंट ये कि जो आप, अगर आपने 2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहां पे भी तो मल्टीप्लाई होता था. तो इसलिए उसको साथ में मिला के लिख दो ताकि अलग अलग मनरेगा मजदूरी ना करनी पड़े. यही तो बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना बात. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन?
चलो अब देखिए आराम से, आपने क्या किया, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखा, इसको लिख दिया, ठीक। अब आप क्या करते थे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं इसको बोलता हूं रो 2 ऑफ द मैट्रिक्स एम को 2 टाइम्स रो 2 कर दीजिए। क्या कर दिया, रो 2 बिकम्स 2 टाइम्स रो 2। तो ये जो m है ये रिड्यूस होके किस में आ जाएगा, चूंकि रो 1 से आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसको 2 टाइम्स कर दिया, सो दिस बिकम्स लाइक दिस। अब आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट काइंड ऑफ काम करते थे, तो मैंने कहा यार सब्ट्रैक्शन नहीं, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि R2 में -1 इंटू R1 को ऐड कर दो। काम वही है, बस नाम बदल दिया, और मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे, कोई भी सरकार हो भाई, अरे यार मेरे ऊपर केस मत कर देना, वैसे मेरे पे हो नहीं सकता बिकॉज आई एम हार्ड कोर बीजेपीएन। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, अगर आप पीछे की सरकारों को देखेंगे तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक सत्यता है ना। तो बजाय हम उन चीजों पे कमेंट करने के, एक पॉलिटिकल सिनेरियो में जाने के, अपने आप को यहीं रखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, जोक अपार्ट। चलिए, इस प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा, अब आपने पहली रो को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, दूसरी रो को 2 - 2 बिकम्स 0, अब -1 इसमें करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 इसमें करेंगे सो दिस बिकम्स 3। बात समझ रहे हैं, यही काम आप बचपन से करते आ रहे थे, अब उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ले आए। तो ये जो काम हो रहा है ना, इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं डियर फेलोज, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सो देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। किसी रो को k टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, वेयर k इज नॉन जीरो, किसी रो को किसी दूसरी रो से k टाइम्स मल्टीपल करके उसी रो में ऐड कर देना, एक और काम आप करते थे, जिसका कॉफिशिएंट 1 है उसको इक्वेशन 1 बना लेते थे। ये आपकी आदत होती थी, पता नहीं कितने लोगों की है या नहीं है, बचपन में थी या नहीं, ठीक है। तो आप इंटरचेंज ऑफ रोज जैसा काम भी करते थे, बोलो हाँ या ना। इन 3 के अलावा आपने किसी और का सहारा लिया था इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने में? नहीं ना। तो बस जब उन वहां पे काम हो गया तो यहां पे भी हो जाएगा। 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल हो जाए, 30 वेरिएबल हो जाए, 2 इक्वेशन से 30 इक्वेशन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। अपने को उसको लिखना है ax = b फॉर्म में, a ऑगमेंटेड b लिखिए, a को सिंपलर फॉर्म में लेकर जाइए। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है उसको समझिए, ध्यान से देखना। 2 systems of linear equations, 2 systems of linear equations, ax = b and a dash x = b dash have exactly the same solution, have exactly the same solution if a dash is obtained by applying a finite number of elementary row operations on capital A।
ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बैकबोन है, आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज द बैकबोन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब आप देखिए, आपका एक सिस्टम था ax इक्वल्स टू बी। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, यहां से ये a डैश मान लें, ये आप b डैश मान लें, तो a डैश x इक्वल्स टू b डैश जो सिस्टम बना, a डैश कैसे मिला है, इस a पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगते चले आ रहे हैं, 2 ऑपरेशन लगा दिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बाद ही मिल रहा है। तो a डैश x इक्वल्स b डैश का जो सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन होगा ax इक्वल्स टू b का। बोलिए, एकदम से क्लियर कट पिक्चर दिमाग में है या नहीं? और कोई डाउट है तो चिल्लाइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सभी लोग? अब a डैश एक्स इक्वल्स टू बी डैश सिस्टम को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2x माइनस बाई इक्वल्स 1, 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू बाई इक्वल्स 3। अब बैकवर्ड प्रोसेस से सॉल्व कर दीजिए। सो सॉल्यूशन क्या मिल गया, स्मॉल x का वैल्यू 1, स्मॉल बाई का वैल्यू 1। बोलिए, एक छोटी सी चीज से कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश है यहां पर कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर का रिदम क्या होना चाहिए, इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। और स्टार्टिंग के 6-7 मिनट में मैंने आपको यही पिक्चर बताने की कोशिश की है कि ये चीज जो हम करने जा रहे हैं ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, बस उसी को एक सिस्टमैटिक लर्निंग का फॉर्म देना है हमें। फेयर? तो अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस जानना पड़ेगा, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा कि यहां से पहुंचा कहां जाए, यहां से पहुंचा कहां जाए। मतलब अब कोई यहां तक पहुंचेगा, कोई एक और ऑपरेशन लगा देगा कि R2 बिकम्स 1/3 R2 कि सर मेरे को अच्छा लग रहा है, सीधा सीधा मिल जाएगा आंसर, बाई इक्वल्स 1। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये तो 2/2 का सिस्टम था, अब यही 50/60 का सिस्टम रहे तब क्या करेंगे? तब तो ये मैनुअल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है ना, फिर तो आपको एक एल्गोरिदम ही डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं। तो बात ये नहीं थी कि इस फॉर्म को मुझे कोई जबरदस्ती नाम ही देना है, बात ये था कि एक सिमेट्री डेवलप करनी है, एक ऐसी स्टेज पर चीजों को लाना है जहां कोई भी अगर पढ़े उसको पता हो कि मुझे यहां से पहुंचना कहां पे है। ए का जो ए डैश है वो किस फॉर्म में कहा जाए उसके लिए हमें एक नाम दे दिया गया, एक्लन फॉर्म। तो दूसरी चीज क्या पढ़नी है अपने को, एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। समझना बात को, इतना बेहतरीन पिक्चर आज बनेगा जिस 20-25 मिनट में यू हैव नेवर इमेजिन्ड आउट। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एलिमेंट्री, लेट्स से रो कॉलम ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने एग्जाम को देखें तो सीएसई में केवल वो रो पर फोकस करता है, कॉलम पर नहीं करता, तो इसलिए आप रो की हैबिट में रह सकते हैं। कोई जैसे CI बिकम्स KCJ, KCI, CJ बिकम्स KCJ प्लस CI बिकम्स CJ बिकम्स CI, इंटरचेंज। तो as the same thing we can talk about columns as well, ठीक है। चलो, तो इसकी हेल्प से हमें पहुंचना है एक्लन फॉर्म ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ना होगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़ लिए तो हमें पढ़ना चाहिए
कि एक्लन फॉर्म क्या होती है। पढ़ना चाहिए कि नहीं, आप ही बताओ। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में तो नहीं लिखा है या लिखा है तो किस चैप्टर में पढ़ना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये हमें पढ़ना है, राइट। चलो आराम से एकदम। ए मैट्रिक्स वो स्क्वायर हो नॉन स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं, इज सेड टू बी इन echelon form if it satisfies following two properties. Okay, if it satisfies following two properties, कौन कौन से? all zero rows, ठीक है। if any, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। ध्यान रखना इस चीज को, अगर किसी मैट्रिक्स में कोई जीरो रो नहीं है सो प्रॉपर्टी वन इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। नोट कर लेना इस पॉइंट को। इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान लो आपने एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 1 0 0 0 -1 2 1, इसमें एक जीरो रो है लेकिन ये जीरो रो बॉटम में नहीं है, सबसे नीचे होनी चाहिए ना बॉटम में। सो ए इज नॉट इन एक्लन फॉर्म। अगर एक मैट्रिक्स लिखी होती 1 0 1 -1 2 1, नाउ इट इज इन एक्लन फॉर्म। मतलब पहला प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी, it satisfies first property of echelon form because zero rows are at the bottom। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें कोई जीरो रो है ही नहीं, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। दैट आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे हियर। और मैं इस पे क्यों छोटी छोटी बातों पर फोकस करता हूं, क्योंकि यही एक्सपीरियंस होता है क्लासरूम्स का। एज ए स्टूडेंट कुछ हम चीजें फील करते हैं, लेकिन जब बैक टू बैक रेगुलर बैचेस पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों की क्या क्वेरीज हो सकती हैं। आप देखिए ना, जब से आपने कॉन्सेप्ट टॉक लाइक अटेंड करना स्टार्ट किया होगा, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि यार 99.9% डाउट्स मैं खुद आपके क्लियर कर देता हूं बिना आपसे पूछे, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो आपसे क्या ही पूछे, वो तो कमेंट बाद में पता चलते हैं। सो रीजन, मैं अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं सीखता हूं आप लोगों से, क्लासरूम्स के अंदर सीखने की कोशिश करता हूं कि बच्चे के क्या क्या क्वेरीज हो सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेरी बहुत बच्चों का रहता है, इसलिए मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। सेकंड, ईच द नॉन जीरो एंट्री, इसको लीडिंग नॉन जीरो एंट्री बोलते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो। उस मैट्रिक्स की हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री मस्ट बी टू द राइट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वन। उससे जस्ट पीछे वाली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, दूसरे उससे आगे वाली रो की उसके राइट में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑब्जर्व करें -1 0 -1 2 1, इसमें पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, दूसरी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, ये पिछले वाले के राइट में है नहीं, तो ये एक्लन फॉर्म में, मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो नॉट इन एक्लन फॉर्म। मान लो दूसरी मैट्रिक्स ले ली, पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री, दूसरी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री पिछले वाले के राइट में है या नहीं, सो दिस इज इन एक्लन फॉर्म।
ये वाली एक्लन फॉर्म में है या नहीं? पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री, दूसरी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री, तीसरी रो की राइट में है कि नहीं है? ये एंट्री इसके दोनों के राइट में है कि नहीं? ये वाली एंट्री इसके पीछे वाले के राइट में है या नहीं? लाइक दैट. So this is the meaning of second property here. विश्वास दिलाइए. क्लियर है बात? So what happens here? A matrix is said to be in echelon form if the matrix is to be like matrix satisfies these two properties. हमने एकलन क्यों पढ़ा? अब आप जरा इसके फेस को देखिए. अगर आप इस ए मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें, और ये रही आपकी ए मैट्रिक्स ओरिजिनल, इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये एकलन फॉर्म में नहीं है? जीरो रोज के पास कोई है नहीं, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री पिछले वाले के राइट में है कि नहीं? बोलिए, आनंद की अनुभूति हुई या नहीं? बस इतना बताइए. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर कैसे एकलन फॉर्म में जाना है, अब हमें यह भी पढ़ लेना चाहिए. और इसीलिए आप अगर PYQs देखेंगे तो वहां आपसे भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रो रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इनटू एकलन फॉर्म. सिलेबस समझ आ रहा है कैसे कैसे डेवलप हो रहा है? ठीक है. तो व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस? सॉरी. So type 1 problems out of this chapter, that is by using elementary row operations reducing a given matrix इनटू एकलन फॉर्म. और आप लिख लीजिए, CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बच नहीं सकते आप, पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रियायत नहीं. ओके, चलो, प्रोसीजर है, सीख लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, मजा आएगा. मान लो, देखिए ध्यान से, लेट्स गिवन मैट्रिक्स इज, मान लो एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13. हमेशा जनरलाइज लिखने की आदत डालिए, मजा आता है. ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस मैट्रिक्स नाउ एंड यू वांट टू रो रिड्यूस. रो रिड्यूस कहने का मतलब होता है बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यू वांट टू रिड्यूस ए इनटू द एकलन फॉर्म. एकलन फॉर्म कैसे बनेगी? अगर जो भी मुझे, देखिए ध्यान से, स्टेप 1, with the help of A11 make A21, A31, AM1 equals 0 by using elementary row operations. ठीक है. Let A is reduced into the new form that you represent by B11, B12, Bn,
B2, अच्छा ये तो जीरो ही बन जाएगा, जीरो B21 B2M सॉरी N, जीरो B31 B3N, जीरो BM2 BMN, राइट। पहली नॉन जीरो एंट्री जो है पहली रो की, उसके नीचे सारे के सारी एंट्री जीरो बना ली आपने। क्या अप्लाई किया? रो ऑपरेशंस। क्या हमने यही काम यहां नहीं किया था? देखिए इस टू को इसकी हेल्प से जीरो बनाया, तभी तो यहां -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। -1 से मल्टीप्लीकेशन मींस सब्ट्रैक्ट करना, और चूंकि मैथ्स में सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन होता नहीं है, जस्ट दैट इज द इनवर्स ऑफ एडिशन, सो वी लाइक मैथमेटिकली वी राइट लाइक दिस। बोलिए, आर द थिंग्स क्लियर और नॉट? अब क्या कीजिए, मेक all entries below B21 as 0 with the help of B21 using elementary row operations। अब जो मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी, एक और लिख देता हूं तो आपको क्रिस्टल क्लियर चमकने लगेगी, ठीक है। B22 इसको लिख दीजिए, क्या लिख दिया, कहां गया, जीरो, ये भी जीरो बन गया, राइट। यहां पे CM3 CMN टाइप, देखिए इसके नीचे जीरो, फिर इसके नीचे जीरो। अल्टीमेटली अगर आप ऐसा करते जाएंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एक्केलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलिए, बात जमी या नहीं, प्रोसेस क्लियर है या नहीं? अब होता क्या है, मान लो आपने एक मैट्रिक्स को एक्केलन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, तो एक और चीज आ गई यहां पर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन echelon form of a matrix is called the rank of the matrix। तो लगे हाथ, इसी चैप्टर में हमें क्या पढ़ लिया कि एक मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो कई बार आपसे पूछेगा, रो रिड्यूस अ गिवन मैट्रिक्स इनटू echelon फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। न्यूमेरिकल से ज्यादा मुझे डेफिनेशंस एक्सप्लोर करने में यहां पर ज्यादा मजा आता है। द रीजन बीइंग यू लर्न not only problem solving but you also learn what are the expected questions and what can be thought of next. Sorry, you're getting my point? So in that case, if you want to deliver very systematically, then you should prepare like this। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए कर दीजिए, choice is yours, लेकिन this can be a right way to prepare। ठीक है, तो एक टाइप की प्रॉब्लम यहां पर हो गई, एक सिस्टम को रिड्यूस करना, किसमें? एक्केलन फॉर्म में, ठीक। उससे क्या होगा, ax इक्वल्स टू बी को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि ax इक्वल्स टू बी और a डैश x इक्वल्स टू बी डैश का सेम सॉल्यूशन मिलेगा अगर a डैश इज द एक्केलन फॉर्म ऑफ, या a डैश इज बीइंग फाउंड बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन a। और इस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यही तो नाम है ना इसका? बोलिए,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, इजाजत है? चलो, एक टाइप का क्वेश्चन डील हो गया। अब दूसरी चीज समझना यहां पर, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए इस चैप्टर में। सॉल्यूशन करना वो तो एक प्राइम टारगेट है ही, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है। ठीक, ध्यान से देखिए। लेट इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, मान लो ए का ए इन्वर्टेबल है, देन द सॉल्यूशन of the system ax equals to b is given by x equals a inverse into b। बोलो हाँ या ना? सीधा सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स फाइंड कर लो और ए इनवर्स इनटू बी कर दो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। यस और नो? पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए, झूठ मूठ का तमाशा नहीं चाहिए। so we need to find ways to find A inverse। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर हमारे पास दो मेथड, एक तो बचपन से जो आप जानते हैं, इसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। आज तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। अगला जो सेशन होगा उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस का बाजा बजाया जाएगा। एंड यू विल फाइंड द ब्यूटी माय डियर फेलोज कि आज जो हमने कॉन्सेप्चुअल, इस कॉन्सेप्ट टॉक में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली है, किस हद तक, किस लिमिट तक वो ब्यूटीफुल है और उस कितनी इफेक्टिव है। ओके, तो एक तो तरीका ये होता है और इसके ऊपर भी कई सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे। तो ए इनवर्स के ऊपर जो कहानी होगी उसको भी अपन एक्सप्लोर करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल बात कुछ और, एक और मेथड होता है, वो है फाइंडिंग ए इनवर्स। और दोनों से ही सीएसई एंड फॉरेस्ट सर्विसेज में क्वेश्चंस बनते हैं। यू कैन ऑब्जर्व द PYQs। ठीक है, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस से, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर रहेगी बात? इसके ऊपर अगले कॉन्सेप्ट टॉक में हम, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेंगे, बहुत ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज ही कर दें तब यार सिस्टम के बारे में क्या पढ़ोगे फिर अगले वाले में, हैं? क्यों भाई, बोलो? क्योंकि यार ये खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स कीप इट फॉर अ सेपरेट सेशन, है ना? इधर नहीं करते हैं, नहीं तो फिर पूरा मामला, फिर मजा खराब होगा फिर, है ना? तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती है, सब कुछ कहानी यहां से बयां होगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। टाइप 3 प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर? देखो, मान लो आपको ये सिस्टम दिया गया है, सॉल्विंग ax इक्वल्स टू b, दैट इज फाइंडिंग x। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ax इक्वल्स टू b। इसके लिए कि क्या वो यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है, क्या वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रख रहा है। ओके,
क्या वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या उसके पास उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? जबरदस्ती का आपने मुझे एक प्रॉब्लम थमा दिया है, इनफिजिबल प्रॉब्लम आपने दे दिया है और कहिए इसको सॉल्व, कहते हैं इसको सॉल्व कीजिए। तो डियर फेलोज, सपोज दैट, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसका एक्लन फॉर्म लिखा एंड आई गॉट द सिस्टम लाइक दिस, ध्यान से देखिए इस चीज को, आई हैव अप्लाइड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स A augmented B and I got the reduced row reduced system as A dash x equals B dash। अब देखना ध्यान से, सपोज दैट ये जो रिड्यूस्ड सिस्टम मिला है मुझे, ध्यान से देखना इस चीज को, इसमें मान लो मुझे मिल गया, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, मान लो इस टाइप का रिड्यूस्ड सिस्टम मिल गया। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसको a डैश एक्स इक्वल्स टू बी डैश लिखूं, तो अगर मैं यहां पर x से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द इक्वेशंस लाइक x प्लस टू बाई प्लस जेड इक्वल्स 1, बाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू बाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स 3। दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स 3, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मीन्स नो सॉल्यूशन, राइट और नॉट? पूरा कलाकार ही लेना है। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें, इसके पास कितना नॉन जीरो रोज? आर, दैट इज 2। इस पूरी मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज? 3। अगर आपका आर नॉट इक्वल्स टू R1 आ गया, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए ऑगमेंट, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू rank of A augmented B, then the system AX equals to B will have no solution का केस होगा कि नहीं? अब इसी में मान लो एक एग्जाम्पल आपको मिलता जहां रिड्यूस्ड सिस्टम होता इस फॉर्म में, ध्यान से देखना, R equals R1 equals 2 but less than number of unknowns x by z, 3 unknowns। तो इस केस में मिल जाएगा infinitely many solutions। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को अगर आप सॉल्व करने बैठे हैं, so that is like this, this implies y equals, अगर आप z का वैल्यू 1 ले लें, y का वैल्यू विल 1, x का वैल्यू सेटल्ड, z का वैल्यू 2 ले लें, z का वैल्यू 3 ले लें, यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नॉट। पूरा विश्वास के साथ कहिए, एकदम बिना किसी लाग लपेट के कहिए। और इसी तरीके से आप, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल 3 देख लें, जहां r इक्वल्स R1 इक्वल्स नंबर ऑफ अननोन्स, तो इस केस में आपको मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, मींस x बाई z का फिक्स एक वैल्यू मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर फेलोज? कोई दिक्कत है तो कहिए, किसी को भी। तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में एक बात बताने की कोशिश की कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक इन राइट वे। अब झूठ मूठ का तमाशा अगर मुझे करना हो, ठीक है, कि भाई b का वैल्यू मान लो v0 वेक्टर ले लिया, तो सिस्टम रिड्यूसेस टू ax इक्वल्स टू 0 फॉर्म। अब यहां पर आप a ऑगमेंटेड 0 लिख के करोगे क्या? वो 0 मैट्रिक्स तो 0 में ही चलती चली जाएगी, इसलिए वी वर्क ऑन कैपिटल A ओनली, राइट। अब ax इक्वल्स टू 0 की जब आप बात करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 ऑलवेज सेटिस्फाई, राइट। तो ax इक्वल्स टू 0 के केस में इनकंसिस्टेंटी मिलेगी ही नहीं। दो ही केस मिल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली जीरो सॉल्यूशन, या नॉन जीरो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या पॉसिबल होगा? जब आपका r इक्वल्स n हो जाए
और यहां पर आर लेस देन, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप इसी केस को लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, इस वाले को, और इस वाले को लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज जीरो। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट वाला शॉर्टकट फॉर्मूला आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। Did you get the message here or not? तो इस टाइप का ये जो झूठ मूठ का तमाशा है, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ओवरफ्लो। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, रो रिड्यूस इनटू एक्लन फॉर्म, फाइंड द रैंक। दूसरा, फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तीसरा, ईदर सॉल्विंग द सिस्टम और चेकिंग और क्रॉस वेरीफाइंग द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सारे के सारी कहानी कहां से निकलेगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रो रिड्यूस करने के बाद आप जो इंटरप्रिटेशंस देकर जाएंगे उसको, वहीं से सारी कहानी आगे बढ़ेगी। बोलिए, तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में आपने क्या सीखा, ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि कई बार मतलब एज ए टीचर हमें पता होता है कि ठीक है ये सॉल्यूशंस ऐसे करने हैं, ये चीजें पढ़ानी है, ये करना है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, यकीन मानिए, जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं और उस फ्लो में जो एक इंट्यूशन आता है कि नहीं नहीं यार इसको इस दिशा में ले जाते हैं, फिर जो कहानी आगे बढ़ती है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। तो आज की कहानी भी कुछ कुछ वैसी ही दिशा में बढ़ी है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स एंड सजेशंस। ax इक्वल्स टू b के बारे में कितना ब्यूटीफुली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अगर आपको ये समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट and keep learning, keep smiling my dear fellows, never hesitate from putting your remarks and comments. Thank you.